हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक क्षितिज का पाठ 4 आत्मकथ्य। यह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। कवि के मित्रों ने उनसे आत्मकथा लिखने का निवेदन किया था। कवि के मित्र चाहते थे कि कवि जयशंकर प्रसाद हंस नामक पत्रिका, इसका संपादन या एडिटिंग प्रेमचंद्र करते थे, उसमें अपनी आत्मकथा लिखे, परंतु कवि ने इसमें अपनी अरुचि दिखाई। कवि ने आत्मकथा लेखन पर अपनी मनोभावनाएं किस प्रकार व्यक्त की है, आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी व्याख्या ऑफ आत्मकथ्य। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कवि का जीवन परिचय। इनका नाम जयशंकर प्रसाद था और जन्म स्थान काशी के गोवर्धन सराय में हुआ है। इनका जन्म 30 जनवरी 1889 में हुआ था और मृत्यु 15 नवंबर 1937 में हुई थी। इनकी कई काव्य कृतियां प्रचलित है, जिसमें मुख्यतः चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी रही है। इनके नाटक अजातशत्रु, चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त मुख्य रूप से प्रसिद्ध रहे हैं। इनकी कहानियों में आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल ने अपनी विशेष छाप छोड़ी थी और इनके उपन्यास कंकाल, तितली और इरावती भी बहुत बढ़िया रहे हैं। इन्हें कामायनी की रचना के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला था। ये तो था कवि का जीवन परिचय। अब हम पढ़ेंगे इस पाठ का परिचय। यह पाठ आत्मकथ्य कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथा के विशेष भाग में प्रकाशित की गई थी। छायावादी शैली में लिखी इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ और आत्मकथा लेखन के विषय में अपनी मनोभावनाएं व्यक्त की है। कवि के जीवन की कथा भी किसी एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा की तरह ही है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं जिसे महान और दिलचस्प मानकर लोग वाह वाह करेंगे। एक महान कवि की विनम्रता भी इसी कविता के जरिए हमें मिलती है। परिचय के बाद अब हम पढ़ते हैं इस पाठ की व्याख्या। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने अपने मन की भंवरे से तुलना की है कि मधुप गुनगुनाकर, मधुप से आशय है भंवरा। जैसे भंवरा गुनगुनाता है, वैसे ही कवि का मन भी अतीत की यादों को गुनगुनाकर पता नहीं क्या कहानी कह रहा है। इसमें कवि आगे कहते हैं, मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी, कि उनका जीवन रूपी वृक्ष जो कभी सुख और आनंद रूपी पत्तियों से हरा भरा था, अब वे सभी पत्तियां मुरझा कर एक एक करके गिर रही है। जब पत्तियां कब मुरझाती है? जब पतझड़ आ जाता है। तो कवि कहता है कि उनके जीवन का भी पतझड़ आ गया है और मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। ठीक इसी तरह मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन इस पत्ते की तरह मुरझाकर समाप्त हो जाएगा। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। यहाँ अनंत से आशय है असीम, नीलिमा नीला आकाश। तो नीचे कठिन शब्द दे रखे हैं आपकी सुविधा के लिए। तो इसका भावार्थ होगा कि कवि के अनुसार यह नीला आकाश जो कि अनंत तक फैला हुआ है, इस गंभीर अनंत नीलिमा में, अनंत नीले आकाश में असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है
कि मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर दुनिया के सामने अपना मजाक उड़ाया है और लोग इसे पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कहने का तात्पर्य है कि लोग इन महान लेखकों की आत्मकथा को पढ़कर उनकी कमियों का मजाक बनाते हैं। तब भी कहते हो, कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। तो इस कड़वे सत्य को, कौन सा कड़वा सत्य? ये कड़वा सत्य कि प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे की दुर्बलताओं और कमजोरियों का मजाक बनाने में लगा है। फिर भी मित्रों, तुम मुझसे यह कहते हो कि मेरे जीवन में जो कमियां हैं या जो मेरे साथ घटित हुआ है उसे मैं सबके सामने कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, अपनी कमियों को सबके सामने कह डालूं। इसमें कवि आगे अपने दोस्तों से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति, कि क्या तुम मेरी कहानी को सुनकर सुख प्राप्त कर सकोगे? मेरा जीवन रूपी घड़ा एकदम खाली है, जिसमें कोई भाव ही नहीं है। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो। कवि आगे कहते हैं कि अगर मैंने आत्मकथा में कुछ ऐसा लिखा जिसे पढ़कर तुम कहीं ऐसा समझो कि मेरे जीवन रूपी गागर को या मेरे जीवन रूपी घड़े में जो खुशियां और आनंद रूपी रस थे वो सभी तुमने ही खाली किए हैं। मेरा रस ले अपनी भरने वाले, और उन्हीं सभी रसों को मेरे जीवन रूपी गागर से लेकर तुमने अपने जीवन रूपी गागर में भर लिया है। यह विडंबना, अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से यह पता चलता है कि कवि का स्वभाव बहुत ही सरल है। कवि आगे कहते हैं कि जीवन में मुझसे जो गलतियां हुई, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की, या कुछ लोगों ने जो मुझे धोखे दिए या मेरे साथ जो छल प्रपंच किया, उन सभी के बारे में लिखकर मैं अपना और उनका मजाक नहीं बनाना चाहता हूँ। कहने का तात्पर्य है कि कवि अपने प्रपंची मित्रों की असलियत दुनिया के सामने लाकर इन्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहते, इसीलिए कवि अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहते हैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। तो यहाँ कवि अपनी पत्नी के साथ बिताए मधुर पलों का जिक्र करते हुए कहते हैं कि मधुर चांदनी रातों की, यानी चांदनी रातों में मैंने अपनी प्रेयसी या पत्नी के साथ एकांत में खिलखिलाकर हंसते हुए, उससे प्यार भरी मीठी बातें करते हुए जो समय बिताया था, वही मधुर स्मृतियां ही तो मेरे जीवन जीने की सुख भरी कहानी है। उज्जवल गाथा से तात्पर्य होता है सुख भरी कहानी। उन निजी क्षणों का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ, और उन आनंद भरे पलों की बातों को मैं दूसरों के साथ बांटना नहीं चाहता, इसलिए कवि आत्मकथा लिखना नहीं चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। इसका भावार्थ होगा कि कवि आगे कहते हैं कि मुझे जीवन में वह सुख कहाँ मिला जिसका मैं स्वप्न देख रहा था। उस स्वप्न को देखते देखते अचानक मेरी आंख खुल गई। मैं स्वप्न देखकर जाग गया तो अचानक मेरी आंख खुल गई, और मैं जिस सुख की कल्पना कर रहा था वह सुख मेरी बाहों में आते आते अचानक मुस्कुराकर भाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर भाग गया से इसका आशय ये हुआ, अर्थात
कवि ने अपनी पत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन जीने की जो कल्पना की थी वह उनकी मृत्यु के साथ ही खत्म हो गई और उनका सारा जीवन दुखों से भर गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो यहाँ कवि अपनी प्रिया के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उसके लाल गालों को देखकर अरुण कपोलों, अरुण से आशय है लाल रंग और कपोल यानी गाल, तो उनकी प्रेयसी के लाल गालों को देखकर ऐसा लगता था जैसे उनके लाल गालों की मतवाली सुंदर छाया में, मतवाली या मदहोश कर देने वाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी। अनुराग यानी प्यारी या प्रेम भरी सुबह, उषा सुबह को कहते हैं। तो प्रेम भरी सुबह सुहागन की तरह उदित हो रही हो। जैसे सुहागिन लाल रंग के जोड़े में होती है वैसे ही उसके गाल उतने ही लाल रंग के थे, जिसमें ऐसा लग रहा था कि जो प्यारी सुबह है वह सुहागन की तरह उदित हो रही है। और सुबह भी अपनी लालिमा उसी से लिया करती थी, उसी से किससे? कवि की प्रिया के गालों से। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। स्मृति से तात्पर्य याद, पाथे यानी संबल और पंथा यानी रास्ता, और अन्य कठिन शब्द नीचे दे रखे हैं। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि वो जीवन रूपी रास्ते में एक थके पथिक की भांति है और अपने दुख भरे जीवन को अपनी प्रेमिका की यादों के सहारे जीने का प्रयास कर रहे हैं। और उसकी स्मृति पाथे बनी है, उसकी यादें उन्हें सदैव जीवन मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इसमें कवि आगे पूछ रहे हैं कि सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कंथा से तात्पर्य अंतर्मन। तो तुम मेरे अंतर्मन रूपी गुदड़ी की सिलाई को उधेड़ कर उसके भीतर क्या देखना चाहते हो। कवि लोगों से कहते हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी यादों को फिर से क्यों ताजा करना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद जी की महानता का पता चलता है। कवि का जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा है। वह स्वयं को साधारण मनुष्य मानते हैं और उनके अनुसार उन्होंने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे वो खुद के बारे में कोई आत्मकथा लिख सके। तो इसमें कवि आगे कहते हैं कि क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। मौन मतलब चुप रहूं, इसलिए वो चुप रहना ही उचित समझते हैं और कहते हैं कि क्या यह ज्यादा अच्छा होगा कि वे बड़ी शांति के साथ दूसरों की गाथाओं को या आत्मकथ्यों को सुने और पढ़ें। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। इसका भावार्थ यह है कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि अपने मित्रों से कहते हैं कि तुम मेरी साधारण आत्मकथा सुनकर मेरा मजाक उड़ाने के अलावा और भला क्या करोगे। मेरी आत्मकथा में तुम्हारे लायक कुछ भी नहीं मिलेगा और मैंने ऐसा कोई महानता का कार्य भी नहीं किया जिसका वर्णन मैं कर सकूं। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। तो इसमें कवि कहते हैं कि अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं, मेरा दुख अभी थक कर सोया है और मुझ में अब उन्हें लिखने की इच्छा और शक्ति नहीं है। इसलिए कवि कहते हैं कि उन्हें आत्मकथा लिखने के लिए मत कहो।
तो स्टूडेंट्स, इस पाठ की व्याख्या यहाँ समाप्त होती है। इसे हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से समझाया है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगले वीडियो में हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। तो स्टे कनेक्टेड एंड डू सब्सक्राइब। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।